आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने हैं फिर से रबी क्रॉप्स के बारे में। जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं शुगर कैन यानी गन्ना, जिसका बोटेनिकल में क्या सेक्रम ऑफिसर फैमिली कौन सी है, ग्रैमिनी, या इसको पोएसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोएसी। नई नई जो जातियों का नाम रखा है उसके हिसाब से फैमिली से कौन से पोएसी। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में उगाई जाती है। इसके अतिरिक्त ये भारत के अतिरिक्त ब्राज़ील और ठीक है, अब ब्राज़ील में की जाती है। ठीक है। आगे चलते हैं गन्ने का वर्गीकरण। गन्ने का वर्गीकरण, ठीक है, गन्ने का वर्गीकरण किया जाता है। पहला कौन सा? सेक्रम ऑफिसरनम, जो कि भारत में बोया जाता है। सेक्रम साइनस है और सेक्रम बारबेरी है। गन्ने की जड़ें दो प्रकार की होती है। कौन सी? प्राथमिक जड़ें और द्वितीयक जड़ें। ग्रैमिनी है, यानी कि ग्रैमिनी कुल में पैसे भी हम जानते हैं कि अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की है। तो हम बहुत पहले ही, जब हम लोग या 9th या हाई स्कूल में एग्रीकल्चर से पढ़ते हैं तभी हम जान लेते हैं। प्राथमिक जड़ें गन्ने के बोने के बाद जो जड़ें निकलती हैं उन्हें, ठीक है, प्राथमिक जड़ें कहते हैं। और द्वितीयक जड़ें कहते हैं गन्ने में तने से निचले भाग से जो जड़ें निकलती हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं द्वितीयक जड़ें। जैसे किस तरीके से? जो जैसे प्राथमिक जड़ें क्या होते हैं, ये अंदर से निकलती हैं, ठीक है, और उसके बाद जो तने के निचले भाग से निकलती हैं, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे गांठें होती हैं उनके बाद से, तो द्वितीयक जड़ें बोलते हैं। आगे चलते हैं। जलवायु। गन्ने के लिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी कि कैसी होनी चाहिए? बारिश भी होनी चाहिए, अच्छा खासा मौसम होना चाहिए, अधिक वर्षा का होना, अधिक वर्षा होनी चाहिए, ठीक है, और क्या हल्की गर्मी पड़नी चाहिए और चमकीली धूप होनी चाहिए। ठीक है, ये सब पढ़ लेते हैं। मौसम तथा लंबी अवधि तक गर्म व नम मौसम तथा अधिक वर्षा का होना सर्वोत्तम पाया जाता है। गन्ने बोते समय असाधारण तापमान, फसल तैयार होते समय आमतौर पर शुष्क व ठंडा मौसम, चमकीली धूप तथा और पाला रहित रातें उपयुक्त रहते हैं। गन्ने की खेती उन सभी भागों में सफलतापूर्वक की जा सकती है जहां वार्षिक वर्षा 75 से 120 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है कि गन्ने में वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? 75 से 120 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। ठीक है। फिर समय पर वर्षा ना होने पर क्या करनी चाहिए? सिंचाई कर देनी चाहिए। ठीक है। सूर्य के प्रकाश की अवधि एवं तापमान को का गन्ने में सुक्रोज निर्माण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी गन्ने के किसके निर्माण में? सूर्य के प्रकाश की अवधि एवं तापमान के गन्ने में सुक्रोज निर्माण में अधिक प्रभाव पड़ता है। सॉइल कैसी चाहिए होती है? सॉइल कैसी चाहिए होती है? गन्ने की खेती बलुई दोमट या दोमट मृदा में की जाए, भारी मिट्टी में की जाती है। कैसी मिट्टी में? बलुई दोमट हो या भारी मिट्टी में की जाती है। अच्छे जल निकास वाली दोमट मृदा, जिनकी मृदा अभिक्रिया में पीएच कितना हो? 6.5 से 7 उदासीन हो, उसमें खेती अच्छी कर सकते हैं। भारत में गन्ने की फसल लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली और जलोढ़ मृदाओं में की जाती है। यानी जलोढ़ मृदा, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, इन सभी मृदाओं में इसकी खेती की जा सकती है। फिर अम्लीय मृदाएं इसकी खेती के लिए हानिकारक है, यानी अम्लीय मृदाओं में इसकी खेती नहीं करते। ठीक है। आगे आते हैं खेत की तैयारी। खेत की तैयारी कैसे करते? तो गन्ने की पेड़ी लेने के कारण इसकी फसल लंबे समय तक 2 से 3 वर्ष तक खेती में रहती है। अतः गन्ने की खेती जुताई 45 से 60 सेंटीमीटर गहराई तक करनी चाहिए। आवश्यक पाया जाने पर कि 75% जड़ें इसकी गहराई में पाई जाती हैं। इसकी आवश्यक जड़ें 60 सेंटीमीटर आवश्यक क्या होता है? इसकी 75% जड़ें इसी में पाई जाती हैं। इसके नीचे भी और जड़ें पाई जाती हैं, तो उनसे हमको मतलब नहीं है। 75% जड़ें हमको याद रखना है कि इसी। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि गन्ने की जुताई 60 सेंटीमीटर तक क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी जो 75% तक जड़ें हैं वो इसी भाग में रहती है। फिर गन्ने के खेत तैयार करने के लिए सबसे पहले पिछली फसल के अवशेष भूमि में जला देने चाहिए। भूमि में मिलाते हैं या जला देने चाहिए। पहले लोग जलाते थे, अब क्या करते हैं? प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के कारण उनको क्या करते हैं? भूमि में मिला देते हैं। फिर इसके बाद जुताई की जाती है और जैविक खाद मिट्टी में मिलाते हैं। जैविक खाद को मिट्टी में मिला देते हैं। उन्नत किस्में कौन सी है? भीम 18% शुगर देता है तथा 120 से 125 टन प्रति हेक्टेयर उपज होती है। ठीक है। फिर प्रभा 19.50% उपज देता है और उपज कितनी होती है? तो 90 से 100 टन प्रति हेक्टेयर। नैना 20.10% तक शुगर देता है और 100 से 110 टन प्रति हेक्टेयर उपज देता है। फिर कल्याणी 18.30% क्या देता है? शुगर देता है और 98 से 105 टन प्रति हेक्टेयर उपज देता है। फिर उत्तरा 18.30% तक क्या देता है? शुगर देता है, 101 से 110 टन प्रति हेक्टेयर पाया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। बुआई का समय। गन्ने की बुआई व तापमान, ठीक है, गन्ने की बुआई तापमान 25 से 32 डिग्री सेल्सियस अच्छा माना जाता है। ठीक है। 25 से 32 डिग्री सेल्सियस पर ताप में अच्छा माना जाता है। फिर शरतकालीन बुआई। गन्ने लगाने का समय अक्टूबर नवंबर रहता है। बसंतकालीन बुआई फरवरी मार्च में की जाती है। ठीक है। वर्षाकालीन बुआई जुलाई से जुलाई में की जाती है। तो जान लेते हैं, शरतकालीन अक्टूबर नवंबर में, बसंतकालीन फरवरी मार्च में, वर्षाकालीन जुलाई में करते हैं। यानी रबी
और ये खरीफ हो गया और ये हमारी जायद हो गई। तो सभी में ये बोई जाती है, यानी जायद, रबी, खरीफ, जायद तीनों में, ठीक है। अगर बीज की मात्रा, बीज की मात्रा गन्ने में बीज की मात्रा, अंकुरण प्रतिशत गन्ने की किस्म बोने के समय पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर 35% कलिकाएं अंकुरित होती हैं। मोटे गन्ने की मात्रा अधिक एवं पतले गन्ने की मात्रा कम रखते हैं, ठीक है। कि मोटा गन्ना क्या होता है, भारी होता है, इसलिए उसकी जो मात्रा होती है वो अधिक रखते हैं। और पतला गन्ना क्या होता है, कम भारी होता है, जिससे वो अधिक मात्रा में आ सकता है। फिर शरतकालीन गन्ने में अंकुरण होने के कारण बीज की मात्रा कम लगती है। तो शरतकालीन में क्या होता है, जल्दी अंकुरण हो जाता है, जबकि क्या होता है, ग्रीष्मकालीन में कम होता है, इसे अधिक कम मात्रा लगती है, क्योंकि क्या, शरतकालीन गन्ने में अंकुरण अधिक होते हैं और ग्रीष्मकालीन में कम होते हैं, ठीक है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 3 कलिका वाले 35,000 से 40,000 यानी 75 से 80 कुंटल, ठीक है, कलिका वाले डंटे या टुकड़े बोने चाहिए, ठीक है। 2 कलिका वाले 40,000 से 45,000, 80 से 85 कुंटल टुकड़ों को आवश्यकता अनुसार बोना चाहिए। आगे चलते हैं। बीजोपचार, फसल में बीजोपचार किससे करेंगे, तो एगलाल से कर देते हैं, ठीक है। एगलाल हो गया, एमासिन हो गया, ठीक है, इनसे उपचार कर देते हैं। फसल को रोगों से बचाव है तो गन्ने के टुकड़ों को कवकनाशी एमासिन 250 ग्राम को 200 लीटर पानी में घोल में 5 से 10 मिनट तक डुबाना चाहिए। गन्ने की लगाने की विधियाँ क्या होती है, गन्ने की बुआई की भूमि की तैयारी, गन्ने की किस्म और मिट्टी का प्रकार, नमी की उपलब्धता, बुआई का समय आदि के अनुसार निम्न विधियों से की जाती है। समतल बुआई, इसमें 75 से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई देसी हल से 8 से 10 सेंटीमीटर गहरे खूंट तैयार किए जाते हैं, ठीक है। खूंट तैयार करके उसी में गन्ना रख दिया जाता है और क्या कर देते हैं, और बस उसी को दाब देते हैं। फिर खूंट वाली बुआई, खूंट बुआई, यानी यह दो विधि में गन्ना ठीक है, उत्तर भारत में 10 से 15 सेंटीमीटर गहरे खूंट तथा दक्षिण भारत में 20 सेंटीमीटर गहरे खूंट तैयार किए जाते हैं। शिखर द्वारा की जाती है, ठीक है, सीजर द्वारा की जाती है। फिर नालियों में बुआई, गन्ने की बुआई नालियों में करने के लिए 75 से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी एवं 40 सेंटीमीटर चौड़ी नालियां बनाई जाती हैं। सामान्यतः 40 सेंटीमीटर की नालियां और 40 सेंटीमीटर की मेड़ बनाते हैं। ये विधि ज़्यादातर उपयोग की जाती है उत्तर भारत में, ठीक है। मिट्टी चढ़ाना, मिट्टी चढ़ाना क्या होता है, मिट्टी चढ़ाना गन्ने के लिए क्यों आवश्यक है, जानते हैं। गन्ने की फसल में प्रथम गहरी गुड़ाई बोने के 1 सप्ताह के अंदर की जाती है। इसे अंधी गुड़ाई कहते हैं, ठीक है। अंधी गुड़ाई आप समझिए क्या कहते हैं, जब यानी फसल, इसका प्रमुख किसका, वर्षा के पश्चात जो होती है, वर्षा के पश्चात पपड़ी को तोड़ने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग किससे करते हैं, कल्टीवेटर से, हैरो से कर देते हैं। फिर खरपतवार को नष्ट करना तथा सड़े गले टुकड़ों को निकालकर अंकुरित गन्ने को बोना चाहिए, ठीक है। अंधी गुड़ाई का यूज समझ हम लोग। गन्ने की बंधाई लपेटना एवं सहारा देना, क्या होता है, गन्ने की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बंधाई को टाइंग, वार्पिंग एंड प्रॉपिंग। फसल को गिरने से बचाने हेतु तो जून जुलाई में बंधाई की जाती है। इसमें गन्ने के झुंड को जो उसकी समीपस्थ 2 पंक्तियों में रहते हैं आर पार पंक्तियों से बांध देते हैं, ठीक है, 2 पंक्तियों को आपस में बांध देते हैं। फिर दोनों की हरी पत्तियों के समूह को एक साथ नहीं बांधते, क्योंकि इससे प्रकाश संसरण से बाधित होता है। लपेटने की क्रिया में एक एक झुंड की पत्तियों के सहारे या तार रस्सी से लपेट देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। वीट कंट्रोल, शरतकालीन गन्ने का अंकुरण 3 से 4 सप्ताह में तथा बसंतकालीन गन्ने का अंकुरण 4 से 5 सप्ताह में हो जाता है, ठीक है। गन्ने की बुआई के 1 से 2 वीक बाद ही एक गुड़ाई करनी चाहिए। इसमें अंकुरण शीघ्र हो जाता है तथा खरपतवार भी कम होते हैं। अंकुरण के 3 माह तक खरपतवार की सघनता के अनुसार 3 से 4 निराई गुड़ाई करनी चाहिए। इसके पल्ले ज़्यादा नहीं बनते हैं, ठीक है। वीट कंट्रोल, ठीक। गन्ने की कटाई, गन्ने के फसल में 10 से 12 माह में पककर तैयार हो जाती है। गन्ना पकने पर इसके तने को टोकर पर धातु जैसी आवाज आती है। गन्ने के मोड़ने पर गांठों पर आसानी से टूटने लगते हैं। गन्ने की कटाई उस समय करनी चाहिए जब रस में सुक्रोज प्रतिशत सर्वाधिक हो। अगर आप चेक कर सकते हैं सुक्रोज, तो इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। फिर अगर फसल की कटाई कर सकते हैं, ब्रिक्स रीडिंग 17 से 18 के बीच होनी चाहिए, यानी ब्रिक्स रीडिंग अगर आप देख सकते हैं तो वो 17 से 18 होनी चाहिए। गन्ने में सबसे निचली आंख में जमीन की सतह से गड़ासे से काटना चाहिए। किससे काटना चाहिए, गड़ासे से। कितने, नीचे से, बिल्कुल नीचे से। फिर गन्ने की उपज, सामान्यतः गन्ने में औसत 400 से 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज होती है। तो उचित प्रबंधन हेतु पर 700 से 900 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज हो जाती है, उत्पादन हो जाता है। प्राय रस से 12 से 24% तक सुक्रोज पाया जाता है। जिस गन्ने में 18 से 20 तक सुक्रोज पाया जाता है उसे आदर्श गन्ना माना जाता है। आदर्श गन्ना किसे माना जाता है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि आदर्श गन्ना किसे कहते हैं, तो इसमें 18 से 20% तक सुक्रोज होती है। फिर देसी विध से 6 से 7% चीनी, मिलों से 9 से 10% चीनी प्राप्त होती है, ठीक। गन्ने के रस से 12 से 13% गुड़, गन्ने के रस से 18 से 20% राब
और गन्ने के रस से 9 से 10-11% चीनी प्राप्त हो जाती है। तो हमने गन्ना खत्म कर दिया। इसके बाद हम लोग जानते हैं, इसके बाद आता है हमारा मेंथा। ठीक है, मेंथा क्या है? मेंथा एक औषधि वाली फसल है। ठीक है, तो आगे जानते हैं मेंथा अरेबिसिस, लेबिएटी भी बोलते हैं इसको। मेंथा के बारे में, मेंथा क्या है? मेंथा, मेंथा को मेंथा एरबनिस इसका बॉटनिकल नेम है। फैमिली कौन सी है? लेबिएटी। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है? पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश में मेंथा की खेती प्रचलित हो रही है। इसी छत्तीसगढ़ में मेंथा के उत्पादन की अपार संभावना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी इसकी खेती हो सकती है। फिर क्लाइमेट, जलवायु कैसी चाहिए होती है? मेंथा की खेती उष्ण तथा समशीतोष्ण जलवायु, जहाँ पर अपेक्षाकृत इनके जाड़े तथा गर्मी गर्म हो, ग्रीष्म इनमें जाड़े एवं ग्रीष्म ऋतु गर्म हो, आसानी से की जा सकती है। अत्यधिक ठंडे स्थानों में मेंथा के लिए उपयुक्त नहीं रहती, क्योंकि कम तापमान पर मेंथा के पौधों की पत्तियों में तेल एवं मेंथॉल का संश्लेषण तथा पौधे वृद्धि कम होती हैं। सॉइल, उचित जल निकास एवं पर्याप्त कार्बनिक पदार्थ वाली बलुई मिट्टी, दोमट से चिकनी दोमट मिट्टी जिनका पीएच 6.5 से 7.12 तक होता है, उपयुक्त होती हैं। भूमि के तहत सर्वप्रथम मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करके उसके बाद 2 से 3 जुताएं देसी हल से कर देते हैं। ठीक है, ये सभी में नॉर्मल सा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, जिससे बूटी भुरभुरी हो जाती है। अंतिम जुताई सामान्यतः 5 क्लोरोपायरिफॉस 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देना चाहिए, जिससे फसल में दीमक पानी कीट नहीं लग सकता। इसी तरह मचेटी भी का प्रयोग कर सकते हैं। उन्नत किस्म में कौन से? कलका 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। शिवालिक 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। कलका है जो 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। शिवालिक 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। गोमती 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। और हिमालय 350 से 450 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। कोसी 4500 से 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। आगे चलते हैं, बुआई के समय, मेंथा की बुआई सर्वोत्तम समय जनवरी फरवरी का होता है। रबी फसल की कटाई के बाद में मेंथा लगाया जाता है। जल्दी बुआई करने पर तापमान कम होने से मुस्तरियों का अंकुरण नहीं हो पाता तथा देर में बोई गई फसल वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि लॉन्ग डे प्लांट होने के कारण बुआई तथा फूल आने के बीच का समय कम हो जाता है। देरी से बुआई मार्च अप्रैल करने हेतु मेंथा की रोपण तैयार कर बुआई करना श्रेयस्कर होता है। ठीक है, आगे प्रवर्धन, मेंथा में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। कैसा होता है? वेजिटेटिव यानी कायिक प्रवर्धन होता है। भूस्तरियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसको कैसे? भूस्तरियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। भूस्तरी सर्दी के दिनों में प्रसुप्त हो रहते हैं। सही किस्म के चुनाव के बाद अच्छी गुणवत्ता वाली पौध सामग्री का ही प्रयोग प्रसारण हेतु करना चाहिए। यानी क्या है? अच्छी बीज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाली यानी कायिक प्रवर्धन वाली हमको बहुत सारी वस्तुएं जिनसे ये बोए जाते हैं उनको चाहिए होता है। भूस्तरी चाहिए होते हैं, यानी जड़ें चाहिए होती हैं। फिर बुआई की विधि, सादे सकर्स को या सीधे सकर्स से बुआई। जहाँ मेंथा की खेती पहली बार की जा रही है वहाँ पर विधि उपयोगी रहती है। इसके लिए मेंथा के सकर्स उन स्थानों से प्राप्त करें जहाँ पर पहले से ही इसकी खेती होती थी। इसके बाद इन सकर्स को सीधे खेत में 60 से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा देते हैं। पौधरोपण विधि, जहाँ रबी फसल ली जाती है वहाँ पर विधि उपयोग में लानी चाहिए। ठीक है, आपको याद रखना है, पहली बार अगर आप बोल रहे हैं तो सकर्स से बोनी चाहिए। अगर आप जहाँ रबी की फसल ली गई है वहाँ पर ये ली जाती है, वहाँ पर यह विधि उपयोग में लाना चाहिए। सबसे पहले पहले पौधे की नर्सरी तैयार की जाती है, या 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लगभग 1250 वर्ग फीट क्षेत्र की नर्सरी पर्याप्त होती है। आगे चलते हैं, सिंचाई। मेंथा की फसल सूखा सहन नहीं कर पाती। घनी पत्तियों से युक्त एवं रसीली होने के कारण यह भूमि में अधिक मात्रा में जल तथा पोषक तत्वों की अवशोषण करती है। सभी प्रजातियों की गर्मी से अधिक सिंचाई 15 से 20 दिन के अंतराल पर में आवश्यक होती है। खड़ी फसल में मृदा की नमी का स्तर 50% आने पर शीघ्र सिंचाई कर देनी चाहिए। 50% से कम नमी नहीं होनी चाहिए। ग्रीष्म काल से 12 से 15 सिंचाई तथा शीतकाल में 5 से 6 सिंचाइयाँ आवश्यक होती है। खरपतवार नियंत्रण, फसल को खरपतवार से मुक्त वीट कंट्रोल रखना आवश्यक है। इस पर कंट्रोल ना पाने की दशा में 60 से 70% उपज में हानि संभावित है। पहली निराई पौधे लगाने के 5 से 6 वीक में। इसके बाद 1-2 निराई की आवश्यकता पड़ती। दीमक की रोकथाम के लिए क्लोरोपेरिफॉस का प्रयोग करना चाहिए। पेरिपॉस का प्रयोग करना चाहिए। दीमक या मैचेटिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर उपज, मेंथा की पत्तियों में 0 से 6% तेल प्राप्त होता है। कुल तेल का 85% भाग पत्तियों में व 15% भाग कहाँ? इसके तने में होती है। इसकी खेती के अनुकूल परिस्थितियों में मेंथा की उपज 200 से 250 कुंटल, पेपरमिंट से 150 kg, ठीक है, प्रति हेक्टेयर। पेपरमिंट से कितनी? 150 kg। अन्य प्रजातियों से 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर तेल प्राप्त हो। केजी प्रति तेल पाया जाता है, यानी किलोग्राम, यानी कह सकते हैं 20 से 25 कुंटल
तेल प्राप्त हो जाता है, प्रति हेक्टेयर से प्राप्त किया जा सकता है। आगे जानते हैं नींबू घास यानी लेमन ग्रास। इंपॉर्टेंस, लेमन ग्रास नींबू का घास का महत्व क्या है? नींबू घास का गंध ही सुगंधित पत्तियों के कारण इसे घास को तेल सिम्बोपोगान की प्रजातियों, सिम्बोपोगान और सिम्बोपोगान सिट्रस की प्रजातियों से प्राप्त किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? बॉटनिकल नेम का सिम्बोपोगान। फैमिली कौन सी है? तो पोएसी है। फिर इसके तेल में तीव्र लेमन जैसी तीव्र सुगंध पाई जाती है, इसीलिए इसे लेमन ग्रास भी कहा जाता है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का है चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया, थाईलैंड तथा श्रीलंका में लेमन ग्रास उत्पादन की जाती है। जलवायु, नींबू घास उष्ण एवं समशीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु में सुचारू रूप से वृद्धि करती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ की जलवायु गर्म हो तथा पर्याप्त धूप पड़ती हो, इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, लेमन ग्रास की खेती के लिए। फिर आगे खेत की तैयारी। लेमन ग्रास की खेती चिकनी बलुई मिट्टी में की जाती है। लेमन ग्रास बहुवर्षीय फसल है। ठीक है, लेमन ग्रास कैसी फसल? तो बहुवर्षीय फसल है, लंबे समय तक एक खेत में रहती है। अन्य खेतों की जुताई अन्य खेतों क्या होता है अन्य अतः खेत की जुताई अच्छी तरह से करनी चाहिए। इसके लिए मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करने के बाद 2 से 3 बार देसी हल या हैरो से जुताई करना चाहिए। भूमि इस घास को खेती चिकनी बलुई मिट्टी में से लेकर गैर उपजाऊ लैटराइट जैसी सभी में मिट्टियों में की जा सकती है, परंतु अच्छे जल निकास वाली भूमियों का चयन करना आवश्यक होता है। इम्प्रूव्ड वेराइटीज को सिम्बोपोगन फ्लेक्सोओसम की, कृष्णा कैवेरी प्रगति नीमा। ठीक है, सिम्बोपोगान पेड्रोलस की चिरहरित प्रमाण। ठीक है, सिम्बोपोगान पेड्रोलस कार्स की CKP 25। ठीक है, आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं बुआई का समय। बुआई का समय क्या होता है? चिंतित क्षेत्रों में नींबू घास की बुआई वर्ष में कभी भी की जा सकती है। अधिक उपज के लिए बुआई का सर्वोत्तम समय फरवरी मार्च तथा जुलाई अगस्त का होता है। फरवरी मार्च में लगाई गई फसल में प्रथम वर्ष में 15 से 20% अधिक पैदावार होती है। प्रथम वर्ष में 15 से 20% अधिक पैदावार होती है। फिर प्रवर्धन, बीज द्वारा प्रसारण, जड़ द्वारा कलमों में पौधरोपण। ठीक, खाद एवं उर्वरक, मैनुअल फर्टिलाइजर। ये आपको हम अगली क्लास में आपको पूरी डिटेल से बताएंगे कि हर फसल, जहाँ तक हमने अब तक 7 क्रॉप पढ़ाई है उनके विषय में हम सभी बताएंगे। खरपतवार ने प्रारंभिक स्पर्धा में 45 दिन तक यदि खरपतवार हो तो निराई करना आवश्यक होता है। इसके बाद घास अधिक बढ़ जाती है, वह उन्हें नीचे दबा देती है। नाशक दवाएं जैसे आप फ्लोरीन 0.5 kg प्रति हेक्टेयर या डायरॉन 105 kg प्रति हेक्टेयर की दर से 10.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से उपचार करना चाहिए। निंदा नियंत्रण किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर सिंचाई, फसल स्थापित कर फसल पश्चात इस फसल की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, परंतु उत्पादन बढ़ने के साथ यानी आपको सिंचाई नहीं करने की आवश्यकता होती। 15 दिन के अंतर पर सिंचाई कर सकते हैं, यानी ग्रीष्मकाल अधिक हो तो। कटाई कहते हैं पहली कटाई रुपाई के 90 से 100 दिन के बाद करते हैं। इसके बाद 7 से 75 दिन के अंतराल पर अन्य कटाइयाँ की जाती है। एक वर्ष में प्राय 3 से 4 कटाइयाँ प्राप्त की जा सकती हैं। हैसिया से पौधे तथा आधार के निकट भूमि के लगभग 10 सेंटीमीटर ऊपर से काटे जाते हैं। कई देशों में ग्रीष्मकाल में कटाई नहीं की जा सकती। उपज, हरी घास का उपयोग तेल निकालने से में उपज होता है। इसकी पत्तियां, तने व पुष्प क्रम में तेल पाया जाता है, अतः पूरा ऊपरी भाग आसवन के लिए उपयोगी होता है। लेमन ग्रास के पौधे की उम्र भूमि तथा जलवायु पर निर्भर करती है। इसके लिए सामान्य तौर पर आयु 6 वर्ष की होती है, अतः इसे 6 वर्षों में प्रथम वर्ष में तेल का उत्पादन कम होता है, द्वितीय वर्ष में यह बढ़कर चतुर्थ वर्ष तक अधिकतम होता है। ठीक है, धीरे धीरे कमी आने लगती है। प्रति हेक्टेयर 10 से 25 टन प्रति हरी घास प्राप्त होती है। प्रोसेसिंग, नींबू घास के साग का जल आसवन या वाष्प आसवन विधि से तेल प्राप्त किया जाता है। फसल कटने के उपरांत कुछ समय तक मुरझाने हेतु साग को खेत में ही अथवा किसी छायादार स्थान पर छोड़ देते हैं। एकत्र घास को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर आसवन टैंकों में दबाकर भरा जाता है। जब टैंकों में 18 से 32 kg दाब पर भाप प्रवाहित की जाती है, जलवाष्प तथा लेमन के तेल की वाष्प को मिश्रण संघनित में पहुंचता है। पानी में घुलनशीलता हल्का होने के कारण तेल पानी के ऊपर तैयार रहता है, जिसे लगातार अलग करते रहते हैं। इसके बाद तेल को गिराकर छान लिया जाता है। घास के संपूर्ण आसवन को 3 से 4 घंटे लगते हैं। प्राप्त तेल को कांच के बर्तनों या टीन के चादरों लगे बेहोल में बर्तनों को एकत्र कर लिया जाता है। वायु तथा धूप से इन बर्तनों को सुरक्षित रखा जाता है। तो सिंपल था है, घास जो होती है, घास को क्या करते हैं, धूप में ही थोड़ी देर के लिए छोड़, जिससे क्या वो पत्ते मुरझा जाए। पत्ते मुरझाने के बाद क्या करते हैं, इनको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद इनको क्या करते हैं, पानी में बंद करते हैं, जिससे क्या होता है, भाप बनती है। भाप बन के ये
एक मिनट, भाप बन के ये मान लीजिए यहाँ पे हमने भाप बन के गर्म किया, तो यहाँ से निकाल के इसको दूसरे बर्तन में क्या करते हैं, इसको सुखा ले वाला ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद क्या होता है, तेल ऊपर आ जाता है और क्या होता है, पानी नीचे चला जाता है। उसके बाद इसको छान लेते हैं, जिससे क्या हमको तेल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और उसको क्या धूप से दूर रखते हैं। फिर एक मिनट, एक हेक्टेयर में औसतन 4 कटाइयाँ 7500 केजी प्रति तेल प्राप्त हो जाता है। प्रायः पत्तियों के अनुपात में 0.5 से 1% तेल की मात्रा प्राप्त होती है। लेमन ग्रास की ईडी 90 किस्म तेल और साइट्रल प्रतिशत दोनों ही उद्देश्य से सर्वोत्तम पाई जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है लेमन ग्रास के बारे में। ठीक है, कहाँ कहाँ उगाई जाती है और इसका क्या यूज़ है। सिट्रोनेला क्या होता है, बॉटनिकल क्या, सिम्बोपोकान बैटेरियस। पूरी फैमिली कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूशन का है। इस घास के प्रमुख उत्पादक देश भारत, चीन, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ताइवान और ग्वाटेमाला है। क्लाइमेट उपोष्ण जलवायु वाली 70 से 80% आर्द्रता वाले क्षेत्रों की इसकी खेती सफलतापूर्वक होती है। जावा घास की खेती के लिए गर्म जलवायु 10 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान, तेज धूप तथा 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र अधिक उपयुक्त होते हैं। भूमि समुचित जल निकास वाली बलुई दोमट तथा दोमट मिट्टी जिसका pH मान 6 से 7.5 के मध्य उपयुक्त हो पाई जाती है। अम्लीय pH 5.8 एवं क्षारीय pH 8.5 से भी इसकी खेती की जा सकती है। 8.5 से भी अधिक इसकी खेती की जा सकती है। फिर खेत की तैयारी, लेमन ग्रास तब पामरीजा की तरह सिट्रोनेला भी लंबे अवधि तक की फसल है जो लगातार 5 वर्ष तक उत्पादन होती है। अतः भरपूर उपज के लिए खेत की अच्छी तरह जुताई आवश्यक है। 2 से 3 बार गहरी जुताई करते हैं। समतल करके छोटी छोटी क्यारियों में विभक्त कर लेते हैं। फसल लगाने के पूर्व 20 से 25% क्लोरोफायरिफास प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला देना, जिससे दीमक कीटों का प्रकोप कम हो। उन्नत किस्में में जावा, सिट्रोनेला, मंजूसा, मंदाकिनी, जलपल्लवी और सिलोन किस्म। ठीक है, प्रवर्धन एवं बुआई। सिट्रोनेला घास का प्रवर्धन सिल्स द्वारा किया जाता है। 1 वर्ष या अधिक पुरानी फसल के जोड़े उखाड़कर उन्हें एक एक स्वस्थ शिल्प को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद शिल्प के नीचे की सूखी पत्तियां एवं लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर की लंबी जड़ें तोड़कर शेष जड़ काट देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ऊपर के लगभग 15 सेंटीमीटर पत्ती काट देने के बाद शिल्प तैयार हो जाता है। 1 वर्ष के स्वस्थ पौधे में 60 से 80 शिल्प या कल्ले बनते हैं। सिट्रोनेला की रुपाई बरसात के आरंभ में अर्थात जुलाई अगस्त में की जाती है। ठीक है, आप जाते हैं वीट कंट्रोल। वर्षा ऋतु में खरपतवार प्रकोप आदि अधिक होता है। इसके नियंत्रण के लिए फसल रोपण के 20 से 25 दिन बाद पहली निराई तथा दूसरी निराई रोपण के बाद 40 से 45 दिन बाद कर देते हैं। इरिगेशन, जावा घास की अच्छी बढ़त एवं पत्तियों की अधिक पैदावार के लिए पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है। जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ 4 से 8 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। जहाँ कटाई के 15 से 20 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक होता है। फिर प्लांट प्रोटेक्शन। सिट्रोनेला घास में बहुधा कीट प्रकोप नहीं होते तथा घास के मानसून के दिनों में कभी कभी झुलसा रोग लग जाता है, जिसे डाइथेनम 45 या डाइथेनम जेड 78 का छिड़काव करने से नियंत्रित। फसल कटाई। जावा घास की फसल 1 साल में लगभग 3 से 4 बार काटी जाती है। कटाई से पूर्व खेत में खरपतवार निकालना आवश्यक होता है। बुआई के लगभग 120 दिन के उपरांत यह फसल प्रथम कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद 75 से 90 दिन के अंतर से आगामी कटाई ली जाती हैं। फसल की कटाई भूमि की सतह से 20 सेंटीमीटर ऊपर से प्रातःकाल के समय करना आवश्यक होता है। व्यापारिक दृष्टि से इस फसल में 3 से 4 वर्ष तक अच्छी पैदावार प्राप्त होती है। वर्षा ऋतु में फसल की कटाई नहीं करनी चाहिए। इस फसल में 3 से 4 कटाई ली जा सकती हैं। प्रोसेसिंग क्या होती है। कटाई के पश्चात पत्तियों के अतिरिक्त जल को समाप्त करने के लिए इन्हें छाया से थोड़ा एक दिन छाया में थोड़ा एक दिन के लिए सुखा लेते हैं। नम मौसम में पत्तियों को रैक पर सुखाना चाहिए जिससे उनमें फफूंदी ना लग सके। सुखाने के पश्चात आसवन कम समय में हो जाता है। सिट्रोनेला की पत्तियों से तेल वाष्प आसवन या जल आसवन विधि द्वारा निकाला जाता है। सूखी पत्तियों को चुनकर फेंक देने के पश्चात शेष घास को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर आसवन करने से अधिक तेल मिलता है। आसवन कक्ष में वाष्प 40 से 100 पाउंड प्रति इंच के दबाव पर छिद्रित कुंडलियों के द्वारा प्रेषित की जाती है। उपज। सिट्रोनेला की पत्तियों में घास के बिना सूखे भार का 1% तेल प्राप्त होता है। प्रथम वर्ष में 15 से 20 टन हरी घास तथा 10-100 kg तेल प्राप्त होता है।
बाद के वर्षों में 20 से 25 टन घास तथा 150 केजी तेल प्राप्त होता है। चौथे वर्ष से उत्पादन घटने लगता है। सामान्य तौर पर 4 से 5 वर्षों तक इसकी खेती करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। अब बरसीम की बात कर लें। बॉटेनिकल क्या है? ट्राइफोलियम लेगजेंडियम लेगुमिनेसी कुल की डिस्ट्रीब्यूशन का बरसीम खेती इजिप्ट इजिप्ट में ये इसका जन्म माना जाता है। भारत, सीरिया, पर्शिया, ठीक है, पाकिस्तान आदि के इलाकों में की जाती है। जलवायु कैसी है? बरसीम की जलवायु शुष्क एवं लंबे शीतकाल की आवश्यकता होती है। फसल की वृद्धि 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उपयुक्त मानी जाती है। अधिक तापक्रम के लिए 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पर बढ़वार रुक जाती है। आगे चलते हैं। मूंग बरसीम की खेती दोमट मिट्टी में सफलतापूर्वक की जा सकती है। धान की भारी भूमि क्षारीय भूमि में बरसीम उगाई जा सकती है। ठीक है, हल्की भूमि में भी अम्लीय भूमि में बरसीम की खेती उपयुक्त नहीं रहती। भूमि के तैयारी बरसीम की खेती कुछ नहीं करना है। मिट्टी पलटने वाले हल से 1-2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल तथा 2 से 3 जुताई देसी हल से कर देनी चाहिए। उन्नत किस्म का मिक्सकावी 800 कुंटल प्रति हेक्टेयर हरा चारा बरसीम लुधियाना 11,080 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज। पूसा जाइंट बरसीम जवाहर बरसीम प्रथम 880 कुंटल बरतान 1000 कुंटल। बुआई का समय बरसीम बोने का सर्वोत्तम समय अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से नवंबर का प्रथम सप्ताह होता है। बरसीम की अगति बुआई के लिए अधिकता कारण उच्चरण आपको याद रखना है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक बोते हैं। बीज दर बरसीम की बीज दर बुआई के लिए 20 से 25 से 30 कुंटल। ठीक है, अगति तब पछती बुआई 35 केजी प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। हरा चारा बरसीम बीज बोना देने पर 16 से 20 केजी बीज प्रति हेक्टेयर बोना चाहिए। हरा चारा के लिए बीज, हरा चारा और बीज दोनों के लिए अगर बोला 16 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर बोना चाहिए। बीज बुआई से पूर्व बीज को अच्छी तरह साफ कर लेता था। राइजोबियम दलहनी कुल की फसल लेता है। राइजोबियम से बीज का उपचार करना चाहिए। तब बरसीम के बीजों को 5% साधारण नमक के घोल को डालकर कुछ समय के लिए रखते हैं, ऐसा भी करना चाहिए। उसके बाद इससे क्या राइजोबियम कल्चर का प्रयोग कर लेना चाहिए। आ जाते हैं सोइंग बट मेथड। सुविधा अनुसार पहले से बनी क्यारियों में 5 से 7 सेंटीमीटर पानी भर दिया जाता है। उसमें हल द्वारा पाटा लगा कर पानी की गंदला कर दिया जाता है और इसमें बीज बो देते हैं। फिर छिटक कर बीज। ड्राई बेड मेथड, इसमें बरसीम के सूखे खेत में छिटक कर उसमें पश्चात हैरो चलाकर बीजों को मिट्टी में मिला देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? पाटा लगा देते हैं। फिर यूट्रा मेथड, इस विधि में धान की खड़ी फसल में ही बरसीम के बीज छिटक दिया जाता है। धान की फसल कटने के पश्चात 15 से 20 दिन बाद जल खेत में पर्याप्त नमी रहती है, बरसीम के छिड़काव करना चाहिए। धान की कटाई के पश्चात बरसीम की बढ़वार तेजी से होने लगती है। इस विधि में भी खेती की जा सकती है। इस विधि में तैयारी पर ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना पड़ता। ठीक है, आगे सिंचाई। बरसीम की सिंचाई की संख्या बहुत भूमि की दशा तथा कटाइयों की संख्या पर निर्भर करती है। दोमट मटियार दोमट में 8 से 10 सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, जल फसल विधि फसल पद्धति। असिंचित अवस्था में धान की खड़ी फसल में बरसीम की खेती को उल्टा फसल के रूप में किया जाता है। याद रखना, असिंचित अवस्था में धान की खड़ी फसल में बरसीम की खेती उतेरा फसल के रूप में उगाई जाती है। फिर कटाई। बरसीम के लिए प्रथम कटाई 50 से 55 दिन बाद, इसके बाद 35 से 35 दिन के अंतर से कटाई की जाती है। बरसीम की कटाई जमीन के जैसे 5 से 7 सेंटीमीटर ऊपर करना चाहिए, जिसकी दोबारा अच्छी व शीघ्र वृद्धि हो सके। उपज बरसीम का हरा चारा लगभग 800 से 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। उसके बाद सीड प्रोटेक्शन। बरसीम बीज उत्पादन हेतु बरसीम की बुआई कतारों में 3 कटाइयों के बाद 20 साल को बीज के लिए छोड़ देना चाहिए। इसके बाद फरवरी का अंतिम सप्ताह में मार्च का प्रथम सप्ताह अच्छा रहता है। तीसरी कटाई के पश्चात जल पौधे से फूल कलियाँ बनने लगे तब सिंचाई करनी चाहिए। इससे चारे की बढ़वार रुक जाएगी और यह कुल अधिक खिलेंगे। यहाँ फूल अधिक खिलेंगे। बरसीम के 2 कटाइयों के बाद ही फसल बीज बनने के लिए छोड़ देना चाहिए। आप जानते हैं जिका लोरसन के बारे में, या आगे चलते हैं 11वीं यानी रिजिका को हम छोड़ देते हैं। रिजिका और 2 फसलें रह गई हैं, उनको हम लोग आगे ख़त्म कर देंगे। इस तरीके से हमारी पूरी रबी की क्रॉप्स ख़त्म हो गई, ज़्यादा टाइम ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम इस फसल को छोड़ रहे हैं। आगे हम इनको लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।